Hello and welcome. My name is Ritesh Dahiya. I am a BTech in Electrical Engineering from IIT Delhi और मैं आजकल कोटा में फिजिक्स पढ़ाता हूँ एंड आई हैव ओवरऑल 23 years of experience. Now, इस सेशन में दिस सेशन इज़ अ वेरी स्पेशल मास्टर क्लास फॉर आर कैविटी प्रॉब्लम्स. ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि भाई कैविटी प्रॉब्लम्स है जो अपने को समझ में नहीं आती है. उसके बारे में बात करते हैं. कैविटी प्रॉब्लम जो है ना, कैविटी प्रॉब्लम्स की बात करें तो हम इस कैविटी की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके दांतों में जो कैविटी हो जाती है. अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज तो आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए वगैरह 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 एंड यू कैन स्किप थ्रू द एंटायर थिंग कैविटी प्रॉब्लम. ये आपकी ये वाली कैविटी प्रॉब्लम की हम बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है ना, इफ़ यू आर IIT JEE स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ नीट स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे एक डिफरेंट कैविटी प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं. तो IIT और नीट में कैविटी प्रॉब्लम्स आती हैं. अगर देखेंगे तो 5 चैप्टर्स हैं जिनमें अपनी कैविटी प्रॉब्लम्स आती हैं. उन 5 चैप्टर्स में इनको कैसी प्रॉब्लम आती हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. ठीक है, तो 5 जो चैप्टर्स हैं आपके वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे ले लेंगे और मेरे इरादे हैं कुछ 7-8 सवाल हम यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे सेशन में और आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है ना. पहले चैप्टर्स की बात करते हैं, फिर कैविटी प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं और उसके बाद फिर आपके जो अलग अलग चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में कैविटी प्रॉब्लम कैसे उनका अलग अलग नेचर है उनको समझते हैं, उनके ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे ना. अपने जो 5 चैप्टर्स हैं उसमें आप देख सकते हैं तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस होता है आपका सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में कि वहाँ पे आपको कैविटी प्रॉब्लम देखने को मिली कि सेंटर ऑफ मास का चैप्टर है. दूसरा उसके बाद आता है आपका RBD, रोटेशनल डायनेमिक्स या रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. यहाँ पे अपने को ये देखने को मिलता है. 11th का एक और चैप्टर है ग्रेविटेशन. उसके बाद 12th का आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद एक चैप्टर है आपका MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. इन 5 में से किसी भी एक चैप्टर में आपकी कैविटी प्रॉब्लम आ जाती है. तो इनको कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेसिक मेथड सेम है, लेकिन चैप्टर वाइज जो हम यहाँ पे इसमें करेंगे, हम सेंटर ऑफ मास इसमें निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें हम निकालेंगे, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. पर क्योंकि आपके फील्ड्स का नेचर अलग अलग है, इनके फॉर्मूले अलग अलग हैं, इनको डिराइव कैसे करते हैं वो सब चीज़ें अलग अलग है, तो वो आपका चैप्टर वाइज सेपरेट हो जाएगा. लेकिन कैविटी प्रॉब्लम करने का बेसिक तरीका सेम है. ठीक है, तो पहले कैविटी क्या है वो कैविटी प्रॉब्लम समझते हैं और उसके बाद कैविटी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं. इन 5 चैप्टर्स की एक 2 प्रॉब्लम सबकी ले लेंगे. ठीक है, सो इसको ऐसे देखना है जैसे फॉर एग्जांपल, नॉट फॉर एग्जांपल, एक्चुअली ये एक डिस्क है. इस डिस्क में मान लो, अगर हम सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इसको सेंटर ऑफ मास के मेथड से. सो अगर सेंटर ऑफ मास का मेथड समझ में आ गया तो बाकी भी सारे समझ में आ जाएंगे. ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का मेथड ये है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास हम कहते हैं कि सेंटर मास आपका वो पॉइंट है जहाँ पे आप उसको सारा मास जो है अज्यूम कर सकते हैं वहाँ पे सेंटर्ड है. और साथ के साथ हम ये भी कहते हैं कि अगर सेंटर मास पे फोर्स अप्लाई होगा तो मोशन सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल होगा. उसके अलावा इस बॉडी पे कहीं पे भी अगर आपका फोर्स अप्लाई हुआ है सेंटर मास के अलावा तो बॉडी आपका रोटेशनल या फिर ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन दोनों करेगी. ठीक है, तो आपका सेंटर मास हो गया. ना इसको ऐसे देखना कि अगर इसको मैं कहूँ कि ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो ये आपका बैलेंस होएगा इसके सेंटर ऑफ मास पे. तो ये जो भी पॉइंट है जहाँ पे बैलेंस हो रहा है उसको आप कहेंगे सेंटर ऑफ मास है. सो लेट्स से मैं अगर इसको यहाँ पे एक छोटा सा डॉट बना लूँ जिससे अपना रेफरेंस क्लियर हो जाए, तो ये अपना जहाँ मेरी फिंगर है ये आपका ऑफकोर्स डिस्क आपकी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म है, तो ये अपना सेंटर ऑफ मास यहाँ के सेंटर पे आ गया. ना अब अगर इस सेंटर मास की बात करें, इसी को समझने का दूसरा सेंटर मास फटाफट एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये अगर मैं पेन को बैलेंस करूँगा तो ये पेन आपका बैलेंस होएगा उस लोकेशन पे जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है. अब अगर मैंने इस पेन के ऊपर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका क्योंकि मास यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, अब इसको ऐसे देखना, अपने डिस्क पे अगर वापस आए तो इस सेंटर ऑफ मास पे आपकी डिस्क बैलेंस होगी, हम कहेंगे ये आपका सेंटर ऑफ मास है. नाउ इमेजिन करो अगर मैंने सेंटर ऑफ मास, इसको हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट होएगा. ये आपका 2 रुपये का सिक्का है. इस 2 रुपये के सिक्के को मान लो मैंने यहाँ चिपका दिया. ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास मेरे राइट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. यही 2 रुपये का सिक्का अगर मैंने यहाँ पे चिपका दिया तो ये आपका सेंटर मास उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अब इसको अगर बैलेंस करेंगे तो एग्जैक्ट उस सेंटर पॉइंट पे बैलेंस नहीं होगा, सेंटर मास थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया है, तो उस वजह से ये आपका सेंटर मास इस डॉट की वजह थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा. कितना, उसकी कैलकुलेशन अपने को सेंटर मास के चैप्टर में करनी आती है. नाउ इमेजिन करो, ये तो हुआ अगर आपका सेंटर मास की बात करें. तो से फॉर एग्जांपल अब हम बात करें आपके सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में कैविटी प्रॉब्लम्स की. तो ये जो आपकी डिस्क है उस डिस्क पे जब हमने यहाँ पे
एक मास यहाँ कहीं पे रख दिया, तो हमने एडिशनल मास यहाँ पे ऐड किया है, तो ये आपका ऐड किया हमने एडिशनल मास। तो इसको हम ये अज्यूम करते हैं कि ये मान लीजिए आपका 2 पार्टिकल सिस्टम मान के कि ये आपका टोटल जो पहली आपकी डिस्क थी, इसका कलर डिफरेंट कर लेते हैं जिससे आपको अलग से दिखाई दे। तो ये जो आपकी पूरी डिस्क थी उसको हम कहेंगे कि m1 मास यहाँ पे रखा हुआ है, जो भी सेंटर ऑफ मास, जो भी आपकी इसकी लोकेशन है, उसको आप कहेंगे कि आपका दूसरा मास यहाँ पे जो हमने सिक्का चिपकाया था, वो सिक्का जो भी आपकी लोकेशन है उसका सेंटर देख के हम कहेंगे उस लोकेशन पे यहाँ पे आपका m2 मास रखा हुआ है। नाउ इस सिनेरियो में अब हम ये कहेंगे कि m2 मास यहाँ रखा हुआ है, और अगेन देखो इसमें हम बात कर रहे हैं कैविटी प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि आपको सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपको एक्सिस पे इसका सेंटर ऑफ मास की वैल्यू बतानी है, तो हम कहेंगे कि आपका XUM विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। नाउ ये तो हो गया उस केस में, और इसको कैलकुलेट करके m1 की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, बिकॉज इस पॉइंट को आपने 0,0 माना हुआ है। m2 जो भी इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू x2 की वैल्यू रख देंगे, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे, सेंटर मास कितना शिफ्ट होएगा 0,0 से उसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ ये तो उस सिनेरियो में हुआ कि जब आपका एडिशनल मास यहाँ पे रखा था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैविटी की, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैविटी की, सो सिनेरियो ये है कि ये आपका मास डिस्क, आपने क्या किया कि यहाँ पे एक लेट्स से इधर आपने इस डायरेक्शन में यहाँ पे कोई कैविटी काट दी, ऑलराइट। ये हमने यहाँ पे कैविटी कट कर दी, और कट करके हमने इसको कैविटी कट एंड थ्रोन, कट इसको किया, उसके बाद कैविटी को हमने फेंक दिया। ना इस सिनेरियो में देखना कि जब आपने कैविटी यहाँ पे कट की, तो ये जो भी एरिया है यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अच्छे से ड्रिल किया, और उसके बाद ये इसको निकाला और बाहर फेंक दिया। ना अपने पास हम मैथ्स में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम इसको जो यहाँ पे कट पोर्शन हुआ है, इस पे जगह पे यहाँ पे नोटिस करना कि आपका मास जो उसकी वैल्यू 0 हो गई। ना अपने पास अब कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जहाँ पे हम 0 मास के लिए इंटीग्रेट कर सकें। तो सेंटर मास निकालने का, सेंटर मास की थ्योरी में आई एम श्योर आपने तरीका पढ़ा होगा कि हम इसको यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मान के, उसको एक एक रिंग मान के ऐसे ऐसे करके इंटीग्रेट कर देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने को पता है वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो 0 मास आ गया, 0 मास की कहानी हम इंटीग्रेशन में कर नहीं सकते। हम गए मैथ्स वालों के पास, हमने बताया कि भाई ये हम समस्या से ग्रस्त हैं कि हमने यहाँ पे इसको कट करके थ्रो कर दिया है, अब हम जानना चाहते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास का है। ऑफकोर्स एक्सपेरिमेंटली तो हम निकाल ही सकते हैं कि भाई जहाँ पे भी बैलेंस होगा वो आपका सेंटर ऑफ मास है, लेकिन हम इसको थ्योरेटिकल एक्सरसाइज की तरह करना चाहते हैं। अब मैथ्स वालों ने हमें कहा कि भाई 1-2 दिन का टाइम दे दो, हम इसको सोच के बताते हैं। अब ना मैथ्स वालों ने जो हमें यहाँ पे तरीका बताया वो फिजिक्स के हिसाब से गलत है। गलत इसलिए है कि उन्होंने ये कहा कि मान लो ये जो आपका सिस्टम है, इस सिस्टम को ऐसे अज्यूम करो कि पहले तो आपका पूरी जो डिस्क है, मान लो वहाँ पे पूरे पे आपका जो भी आपकी डेंसिटी थी सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो भी आपकी इसकी मास डेंसिटी थी, कि मान लो वहाँ पे पूरा मास है। अभी हम बात करें 0 मास की, तो उन्होंने कहा कि पहले वहाँ पे मान लो पूरा मास है, उसके बाद अब यहाँ पे इस पे मानो कि ये जो एग्जैक्ट आपकी लोकेशन थी जहाँ पे 0 मास है, वहाँ पे मानो एक और छोटी डिस्क जिसका मास आपका नेगेटिव मास है, या फिर उसकी आपकी मास डेंसिटी माइनस सिग्मा है। तो अगर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा इस एरिया में जो भी आपका ये था, यहाँ पे तो आपका मास है, यहाँ पे आपका 0 नेगेटिव मास है। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इस एरिया में जब आप इसको ऐड करेंगे तो वहाँ पे आपका 0 मास आ जाएगा। नो फिजिक्स के हिसाब से तरीका, जो हमारे बेसिक्स फिजिक्स के फंडामेंटल है उसके हिसाब से तरीका गलत है। गलत इसलिए है बिकॉज नेगेटिव मास की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, इसके अलावा हमें और कोई तरीका आता भी नहीं। और हमने इससे थ्योरेटिकल एक्सरसाइज की, इससे हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने देखा कि इसका रिजल्ट एग्जैक्टली वही आ रहा है जो हमने कैलकुलेट करके देखा था, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, हम इसको चुपचाप ऐसे मान लेंगे कि जो भी आपका 0 मास है, इसको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि जो भी आपका ये जो 0 मास है, जिसका मास 0 है, वहाँ पर आप मानेंगे पहले मास उसका पॉजिटिव, और फिर यहाँ पे आप मानेंगे मास उसका नेगेटिव, और इन दोनों के बाद पॉजिटिव और नेगेटिव मास के बाद जब दोनों को कंबाइन करेंगे, अब इस सिस्टम में मानेंगे कि इसको देखेंगे तो आपका 2 मास सिस्टम आ गया। तो एक ये मास m1 पूरी डिस्क का मास, और यहाँ पे अगर हमने डिस्क काटा हुआ था, यहाँ पे एक मास m2, ये तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू, और ये m2 जो मास है आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का अब हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे, अपना जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है
उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी कि आपका नया सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट एक्जैक्टली सेम है। ना यही चीज़ हम रोटेशन में करेंगे। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आप सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि इस डिस्क का मान लो आप ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, उस केस में यहाँ पे कैविटी कट कर दी, तो पहले हम मानेंगे कि पूरा मास है, उस पूरे मास की वजह से आप इसका ये मान लो ये एक्सिस है, तो यहाँ पे आप इसकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है डिस्क का, उसकी वजह से आप निकालेंगे कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है इस एक्सिस के अबाउट, प्लस वहाँ पे हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे अपने नेगेटिव मास के लिए, और उन दोनों को ऐड करेंगे और एग्जैक्ट वही वैल्यू आती है जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसलिए चुपचाप हम इसको मान लेते हैं। हालांकि एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हालांकि फिजिक्स के हिसाब से तरीका गलत है, फॉर द सिंपल रीज़न कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड नेगेटिव मास, पर ये मास यहाँ पे नेगेटिव आएगा और हम इसको चुपचाप ऐसे ही मान के कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व सेंटर मास की वाली प्रॉब्लम्स, अपने कैविटी प्रॉब्लम एंड रोटेशन के लिए कैविटी प्रॉब्लम। सिमिलर काम हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। वहाँ पे मान लीजिए आपके पास स्फीयर है, एमईसी में आपके पास वायर है, उनमें कैविटी है, तो वहाँ पे पहले मानेंगे कि वहाँ पे आपका जो भी कैविटी है मतलब ज़ीरो चार्ज, या अगर एमईसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कैविटी का मतलब ज़ीरो करंट, वहाँ पे आप मानेंगे कि पहले पूरा चार्ज है, सेम डेंसिटी का चार्ज वहाँ पे है, फिर मानेंगे हम वहाँ नेगेटिव डेंसिटी का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेट रिजल्ट ज़ीरो आएगा दोनों चार्ज को जब हम ऐड कर देंगे, और उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सिमिलरली एमईसी में जो आपकी वायर है, कैविटी में मानेंगे पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में लेट्स से अपवर्ड करंट जा रहा है, वह उसी जगह पे कैविटी वाली जगह पे फिर हम मानेंगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में या डाउनवर्ड्स करंट जा रहा है, नेट रिजल्ट दोनों का एनीवे ज़ीरो होने वाला है, तो उनको ऐड करके एग्जैक्ट सेम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आया, इसलिए इसको चुपचाप हम मान लेते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई। हम इसके ऊपर सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सेक्शन है क्या सेंटर मास के ऊपर 2 सवाल सॉल्व करते हैं, मे भी 3 कर लेंगे, उसके बाद रोटेशन के करेंगे, फिर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के और एमईसी के करेंगे, एंड देन विल फिनिश दिस सेक्शन, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। अगला सवाल देखते हैं अपना सेंटर मास से सवाल क्या है। नाउ अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के चैप्टर से। ना इसको ऐसे देखना कि जब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहले सेंटर ऑफ मास की, फिर रोटेशन की, फिर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की और एमईसी की, आपको 2-3 प्रॉब्लम करके ही शायद ऐसी फीलिंग आने लगे कि उसी का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो किसी भी चैप्टर में आपको ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट अपने सेंटर ऑफ मास के उससे। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी बना लेते हैं अपनी कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये आपकी एक डिस्क है, इसका रेडियस ले लेते हैं एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर, 20 आ गया, ठीक है, और इसको ये भी मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका 20.1 बना है, बट भावना है, ठीक है, इसको ऐसे समझ लेना कि 20 सेंटीमीटर का हमने यहाँ पे मान लिया कि ये आपकी एक डिस्क है, ठीक है, और इसके अगर ये एक्सिस को ऐसे वो करेंगे तो ये मान लीजिए आपका ये सेंटर है और 20 सेंटीमीटर की डिस्क बन गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक और छोटी डिस्क बनाई और उस डिस्क को अब हम कट करके फेंकने वाले हैं। सो लेट अस से 20 सेंटीमीटर है, सो लेट अस से इसका रेडियस जो है रुको ये ऐसे बनाते हैं इसको, यहाँ पे एक डिस्क बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, और ये ऐसे वो कर लेते हैं एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर आया। नाउ इसको हम यहाँ से ऐसे मूव कर देते हैं, ठीक है, और डेटा आपके रेफरेंस के लिए कुछ ऐसे ले लेते हैं कि ये आपका डेटा ऐसा आ गया कि ये आपका रेडियस मान लो इसको हमने कहा है 4r, r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो गई, तो आपके 4r का रेडियस है, और यहाँ पे आपने r और ये r, ये r और ये r, तो हमने यहाँ पे डिस्क ऐसे कट की है, और इसको हमने किया, ये आपकी कैविटी है, और इसको हमने किया कट एंड थ्रोन। अगली प्रॉब्लम में इसको हम एक काम करेंगे, इस डिस्क को यहाँ पे हम कट करके कहीं और पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास क्या आएगा, ठीक है। तो पहले सिंपल प्रॉब्लम करते हैं कि यहाँ पे आपने ये वाली जो डिस्क है इसको कट एंड थ्रोन कर दिया है, तो इसको हमने यहाँ से ऐसे कट करके अब यहाँ पे अपनी कैविटी है, कैविटी मतलब ज़ीरो मास है ना। इसको हम ऐसा मानेंगे, इसको जब हम यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे तो इसको अब हम ऐसा मानेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ऑलराइट ये हो गया, ऑलराइट, तो इसको अब हम ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज समथिंग कि आपका एक पूरी डिस्क है जिसका पूरा मास आपको दिया हुआ है। सो लेट अस से इसकी आपकी मास डेंसिटी जो है उसको हमने कहा सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी इसकी मास डेंसिटी है। तो पहले हम यहाँ पे मानेंगे कि पूरा मास आपका इसमें भरा हुआ है।
सो ये दोनों को इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे। प्लस उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे आपने आर का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे गोला बनाया है, तो ये आपका आर, इसका रेडियस आपका आर, ये आर और ये यहाँ पे आपका आर, ये यहाँ पे हमने कैविटी कट की है जिसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा हो जाएगी, इसकी डेंसिटी आपकी सिग्मा है। तो ये जो सिस्टम है जहाँ पे हमने कैविटी कट की है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे पता करना है कि इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा, और उसके बाद हमें सेंटर मास का फॉर्मूला यहाँ पे बस अप्लाई कर देना है। ना अगर इसके मास की बात करेंगे तो जो पहले वाला आपका मास है, लेट से इसको मास m1 कहते हैं, ये जो है उसको लेट से हम इसको मास m2 कहते हैं। मैंने m2 कहा है क्योंकि माइनस सिग्मा, इसलिए m2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसको माइनस m2 कहना ज़रूरी नहीं है। तो आपका मास है जिसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ना अगर हम m1 को कैलकुलेट करें, सो m1 जो है मास, उसको हम लिखेंगे, ये हम यहाँ पे डिस्क मान रहे हैं, तो ये आपके डिस्क है, इसको हम ये मान रहे हैं, इसकी थिकनेस इग्नोर कर रहे हैं, और इसकी सरफेस आपकी जो मास डेंसिटी है वो अपने को यहाँ दे रखा है। सो दैट विल बी इक्वल टू आपकी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय, इसका एरिया अगर देखेंगे तो इसकी वैल्यू एक काम करते हैं, इसको 4r और r के टर्म में कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 4r का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो एरिया अपने को होता है पाई आर स्क्वायर होता है और आर इसका 4r स्क्वायर है ना। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। ये आपका मास हो गया। नाउ सेकंड वाले का जब हम मास कैलकुलेट करेंगे, आराम आराम से कर रहे हैं, सेकंड वाले का जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो मास m2 आएगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया। नाउ इसका एरिया होएगा आपका, रेडियस है आपका r, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस पाई सिग्मा आर स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। ये आपका माइनस में m2 मास आ गया। नाउ अब अपने को सेंटर ऑफ मास के चैप्टर से नॉलेज है कि आपका कोई 2 पार्टिकल सिस्टम है, तो ये आपका 2 पार्टिकल सिस्टम हो गया कि यहाँ पे आपका एक मास रखा हुआ है m1 और यहाँ पे कहीं पे आपका एक मास रखा हुआ है m2। इन दोनों का अगर आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो उसके लिए हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे। ना सिमेट्री से क्योंकि हमने यहाँ इस एक्सिस पे कट किया था तो सिमेट्री से आपका ऊपर और नीचे एग्जैक्ट सेम होगा। अगले सवाल में एक्स और वाई दोनों के कॉम्बिनेशन को ले आएंगे, बट इस सिनेरियो में सिमेट्री से जितना मास ऊपर है उतना ही मास नीचे होगा, तो वाई एक्सिस पे आपका सेंटर ऑफ मास 0 पे लाई करेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्सिस पे मास की सेंटर मास की लोकेशन निकालने की ज़रूरत है। और यहाँ से यहाँ अगर डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से अगर आपका रेडियस बड़े वाले गोले का 4r है, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस जहाँ स्टार्ट हो रही है वहाँ तक r और उसके सेंटर में, तो इन दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस हो जाएगा 2r। तो ये डिस्टेंस हो गया 2r। नाउ इसको अगर आपने 0,0 माना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2r। तो एग्जैक्टली m2 की लोकेशन हो गई -2r। अब इनके बेसिस पे अपने को पता है कि XCOM जो है उसको हम लिखते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे हम सेंटर मास की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। नाउ इसमें डेटा रख लेते हैं। तो आपका जो XCOM आएगा एज सेंटर मास की लोकेशन विल बी इक्वल टू m1 हो गया आपका 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x1 की वैल्यू हो गई 0, बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट इस वाले मास का 0 है। एज अ टीचर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पूरा लिखूँ, सो दैट आपको जब नोट्स आपने रिवाइज करें तो आपको पता रहे कि हमने क्या किया है, ठीक है। इसलिए मैंने ऑल्दो इसको वी कुड हैव अवॉइडेड कि मैं इसको अवॉइड कर दो, 0 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट एज अ टीचर आई ऑलवेज प्रेफर टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। प्लस अब m2 की वैल्यू रखेंगे तो m2 की वैल्यू आ गई माइनस पाई सिग्मा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x2। नाउ x2 की वैल्यू है -2r मल्टीप्लाइड बाय -2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 हो गया आपका 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, m2 हो गया माइनस में पाई सिग्मा आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 आ गई, तो ये आपका ऊपर वाली जो टर्म है ये बन जाएगी -2 पाई सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 15 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। नाउ पाई सिग्मा आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर हो गया अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना ऊपर प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये हो गया 2/15 r। ये आपके नए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो गई। तो आपका सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होएगा, क्योंकि हमने इस तरफ से कट किया है तो आपका जो सेंटर ऑफ मास है
वो 2/15 इंटू आर यहाँ पे इस पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व जब आपका एक सिंगल कैविटी है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम में काम करते हैं, सिमिलर डिस्क बनाते हैं, कैविटी कट करके उसको कहीं प्लेस कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं उसमें अपने सेंटर ऑफ मास की क्या वैल्यू आएगी। ना इस सवाल में हमने क्या किया था कि कट किया, रिजल्ट इसको ध्यान रखना है कि ये आपका 2/15 आया। मैं ध्यान रखने को इसलिए कह रहा हूँ कि अक्सर लोग यहाँ पे एक बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं। तो हमने क्या किया, जब कट किया, उस कट करने के बाद हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास की लोकेशन देखी, तो वो आपका 2/15 आर से इधर शिफ्ट हो गई। ना अब अगर इसी सवाल को हम इसी सिनेरियो को एक बार फिर करें कि इस बार हमने किया कि एक अपना गोला बनाया, लेट्स से ये आपका गोला है 16, 18, 20 एग्जैक्टली 20 ओके। तो ये आपका 20 सेंटीमीटर का, इसको हम कह रहे हैं 4R आपकी वैल्यू है। इतना आपका गोला है, ऐसे बन गया ये, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो गया। अब इस बार हमने क्या किया कि यहाँ पे गोला कट किया, एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर का गोला हमने यहाँ पे कट किया, और इस गोले को कट करके यहाँ पे ऐसे हमने कट किया। तो ये गोला हमने कट किया और उसके बाद हमने इसी गोले को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो 5 सेंटीमीटर का एक और बना लेते हैं, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो लेट अस से ये अपना सिनेरियो हो गया कि इसको हमने यहाँ पे कट किया। सो ये कट, तो यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे आपकी कैविटी आ गई, हालांकि, और उसके बाद इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो ये आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, इस जगह पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। पेस्ट, हालांकि ये हम यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे तो कैविटी आ गई, वहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया ना। अब इस सिनेरियो में इसको अपने को पूरा गोला नहीं चाहिए, इसे साइड कर लेते हैं। अब इस सिनेरियो में हम यहाँ पे 3 मास मानेंगे, तो ठीक है। 3 मास कैसे होंगे, तो हम ओके 3 मास हम मानेंगे कि ये तो आपका एक मास 0,0 पे रखा है। इसकी हमने कहा कि मान लो आपकी डेंसिटी है सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम मानेंगे एक आपका मास m1 वो मास है जो पूरा भरा हुआ है, यहाँ पे आपका सिग्मा आ गया, प्लस इसमें हम करेंगे एक मास यहाँ पे जिसकी डेंसिटी होगी माइनस सिग्मा, एक मास आपका यहाँ पे जिसकी डेंसिटी होगी आपकी प्लस सिग्मा। इसको एक काम करते हैं m2 कह देते हैं, और ये आपकी कैविटी है, ये मास आपका m3 कह देते हैं ना। इनके पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर इस बार सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। नोटिस करना है इस बार x और y दोनों में इसकी वैल्यू रहेंगी, ठीक है। तो इसका अगर मास कैलकुलेट करें, ऑलरेडी पिछले सवाल में कर लिया था, बट फटाफट एक बार फिर हो जाएगा। तो आपका m1 मास है वो आएगा आपका डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, यानी कि पाई मल्टीप्लाइड बाय 4r का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16 पाई सिग्मा r स्क्वायर। ये आपकी पहली क्वेश्चन हो गई। m2 जो आपका मास है ये वाला, जहाँ पे कैविटी है वहाँ पे हम नेगेटिव मास मान रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई r स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपका माइनस के साथ पाई सिग्मा r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई, सेकंड वैल्यू कह लेते हैं इसको। m3 जो आएगा वो होगा आपका प्लस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय उसका एरिया, यानी कि पाई r स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस पाई सिग्मा r स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब अपने को बात पता है कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो इस केस में x और y दोनों में वैल्यू आएगी। उसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि आपका XUM जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। नाउ इसमें अगर हम डेटा रखेंगे तो आपके इसकी लोकेशन तो है 0, तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई सिग्मा r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस, अब यहाँ पे m2 की लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये r, तो इसकी लोकेशन हो गई ये आपकी 2r और विद नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा आपका m2 यानी कि माइनस पाई सिग्मा r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2r प्लस, अब यहाँ पे मान ले हमने इसको यहाँ पे फिर वही लोग वो इक्वेशन अपना सिमेट्री मान लेते हैं कि r के डिस्टेंस पे यहाँ पे r है और ये r है, यहाँ पे हमने इसको ऐसे रखा हुआ है। तो y में इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे 2r आ जाएगी। नाउ इसके लिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी पाई सिग्मा आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0। ना यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स ये बात गड़बड़ कर जाते हैं, वो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 2r रख देते हैं ना। वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू 2r है, बट जब हम एक्स सी कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी x इक्वल टू 0 ही है, तो ये आपका 0 रहेगा। नीचे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, तो ये आ जाएगा आपका 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर माइनस पाई सिग्मा आर स्क्वायर प्लस पाई सिग्मा आर स्क्वायर। नोटिस करना है दोनों एक कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपका जो XCOM है उसकी लोकेशन आ जाएगी, ये आपका न्यूमिनेटर बनेगा माइनस माइनस प्लस होके 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 16 पाई सिग्मा आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये पाई और सिग्मा कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/8 आर, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो XCOM जो आपका जितना शिफ्ट उधर हुआ है उसकी वैल्यू आ गई 1/8 आर। ना सिमेट्री से अगर आप देखोगे तो YCM की भी वही वैल्यू आएगी, बट एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सो आपका इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ सो दैट अपने को जगह मिल जाए। ऑलराइट, ऑलराइट, अब यहाँ पे जब हम YCOM कैलकुलेट करेंगे, सो वी कैन से YCOM विल बी इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। ना सेम जो हमने पहले XCOM में कैलकुलेट किया, एग्जैक्ट सिमेट्री से वही वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट टाइम बचाने के लिए इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1/8 आर। तो नए सेंटर ऑफ मास की जो आपकी लोकेशन आएगी उसको आप लिखोगे प्लस 1/8 आर कॉमा प्लस 1/8 आर, ये आपके नए सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका इधर शिफ्ट कर जाएगा कहीं यहाँ पे, इस जगह पे, ये आपकी लोकेशन आ गई। ठीक है, तो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट कि अगर हमने कैविटी में कट करके कहीं पेस्ट भी किया है, अगर हमने यहाँ ना पेस्ट करके कहीं और पेस्ट किया होता तो ऑफकोर्स उसको भी हम कैलकुलेट कर ही लेते। आपको सिर्फ फॉर्मूले पता होना चाहिए ना। अब चलते हैं यहाँ पे रोटेशन के चैप्टर पे। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल अगर हम सिमिलर एक काम करते हैं, सेम ही डिस्क मानते हैं, तो आपने डिस्क बनाई, फिर वही 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसको 4R कह देंगे, तो ये आपकी 20 सेंटीमीटर की डिस्क हो गई, जिसको अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपका रेडियस इसका 4R है। ठीक है, और अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक कैविटी कट की है, कैविटी यहाँ पे कट कर लेते हैं, वही सेम सिस्टम मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ये, तो ये आपने 5 सेंटीमीटर की लाइन थोड़ी गड़बड़ बनी थी बट भावना अच्छी है। ठीक है, सो ये आपकी कैविटी यहाँ पे ये ऐसे आ गई, ये आपकी लाइन है। ठीक है, ये फिर आपका R 4R का रेडियस है, इसका रेडियस R, ये R और फिर R, ये आपने कैविटी की, इसको कट एंड थ्रोन किया हुआ है आपका, ये कैविटी आ गई। राइट, इसको हमने कट एंड थ्रोन कर दिया। नाउ अब हमें बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा इसका। नाउ इसके लिए मल्टीपल एक्सेस हो सकते हैं आप स्टीयरिंग व्हील की तरह इसको ऐसे ड्राइव कर रहे हैं या फिर ऐसे इसको ऐसे घुमा रहे हैं। सो लेट अस से इसको हम क्या देते हैं कि इस एक्सिस पे, ये जो आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से ऐसे आप रोटेट करना चाहते हैं, और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपकी कैविटी वाली डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है क्या होएगा। नाउ इस सिनेरियो में देखना जो हमें पता होना चाहिए, अगेन ये रोटेशन के चैप्टर से नॉलेज आएगी, हम यहाँ सिर्फ कैविटी प्रॉब्लम कर रहे हैं, वो ये है कि अगर आपकी डिस्क है, अगर ये आपकी डिस्क है, उस डिस्क को अगर आप इस एक्सिस पे ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको आप लिखते हैं mr²/4, ये आपकी इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, डिस्क इसके केस में हम ये कह रहे हैं। राइट, नाउ इस सिनेरियो में राइट, फिर हम वही कहानी करेंगे कि यहाँ पे जो आपका डिस्क हमने कट किया है उसको हम पहले मानेंगे कि पूरा मास है, और उसके बाद हम मानेंगे वहाँ नेगेटिव मास है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकालेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे, आपको नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सो नाउ दिस एंटायर सिस्टम जो है ये आपका ऐसा होएगा कि ये पहले आपने माना कि इसकी डेंसिटी मान लो सिग्मा किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर थी, तो इसकी डेंसिटी आपकी सिग्मा है, प्लस अब हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो आपकी लोकेशन है यहाँ पे R और ये R और ये R और ये R, इस लोकेशन पे आपकी नेगेटिव सिग्मा की मास डेंसिटी की यहाँ पे डिस्क रखी हुई है। अगेन फिजिक्स में नेगेटिव मास नहीं होता है, बट चुपचाप हम इसको ऐसे कर लेंगे, हमारे पास और कोई तरीका है नहीं। ठीक है, सो अब इन दोनों को हम इस एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेंगे और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे।
एक और चीज़ जो आपको यहाँ पता होने की बेहद सख्त ज़रूरत है वो ये है कि इस डिस्क का अगर आप इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो आपकी एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम आएगी। पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आप लिखोगे आपका जो आई आएगा आई डैश, दैट विल बी इक्वल टू, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फटाफट रिवाइज करवा रहा हूँ, आई डैश विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। डी आपका उस एक्सिस से इसके सेंटर का डिस्टेंस है जहाँ पे आपने ये डिस्क रखी हुई है। तो पहले हम इसका सेंटर मास निकालेंगे, उसके बाद एम डी स्क्वायर, एम इसका अपना मास हो गया और डी आपका डिस्टेंस होगा, जो कि यहाँ पे वैल्यू अपनी 2r होने वाली है, वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करेंगे, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा। तो सबसे पहले इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। लेट्स कॉल दिस I1। तो ये जो आपकी डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 जो है उसको आप लिखोगे m1 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, इसका जो भी रेडियस होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी m1। नाउ इसका अगर हम मास निकालेंगे m1, उस m1 का मास ऑलरेडी हमने पिछले 2 सवालों में निकाला हुआ है, बट एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो m1 आएगा उसका सिग्मा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय उसका अपना एरिया, वो हो जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाइड बाय 4r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपका जो रेडियस है डिस्क का रेडियस वो आपका 4r है, तो उसी वजह से पाई 4r स्क्वायर किया मल्टीप्लाइड बाय आप कर देंगे यहाँ पे 4r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ना इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 स्क्वायर होगा, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 64 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये आपकी नहीं सॉरी r टू द पावर 4। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क की। सेकेंड वाले डिस्क को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उसका एक मास कैलकुलेट कर लेते हैं पहले सेपरेट। तो उसका जब हम मास कैलकुलेट करेंगे, राइट, तो उसका जो मास आएगा m2, उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई डैश, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम डी स्क्वायर। एम आ गया इसका m2, तो एक काम करते हैं दोनों में, अच्छा इसकी वैल्यू जो है इन दोनों में से आप m कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी m आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम डी स्क्वायर। तो इसमें से अगर आप m कॉमन ले लेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू बन जाएगी m2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय 4 प्लस आपका डी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अभी। अब इसकी जो वैल्यू रखेंगे, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। सो ये जो आपकी वैल्यू है आई डैश I2 डैश I2 जो है वो आएगा m2 यानी कि इसका मास जो आएगा ये होएगा माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर बाय 4 प्लस डी स्क्वायर। नाउ यहाँ से आपका डिस्टेंस जो है एक्सिस से उसकी वैल्यू है 2r। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डी स्क्वायर यानी कि 2r का स्क्वायर। ना इसको ऐड करेंगे तो ये आपका ये इसको बनेगा 4r स्क्वायर, और मैं थोड़ी स्पीड पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, 4r स्क्वायर, और इसको जब ऐड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी कि 17 बाय 4। तो ये आपका I2 जो है उसकी वैल्यू आ गई माइनस 17 बाय 4 सिग्मा पाई r टू द पावर 4। ठीक है, ये आपका I2 हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। उसको आप लिख देंगे I नेट जो है दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 डैश। ठीक है, I1 आया था अपना 64 पाई r टू द पावर 4 प्लस, अब इसमें हम ये माइनस 17 बाय 4 कर देंगे, माइनस 17 बाय 4 पाई सिग्मा r टू द पावर 4, राइट। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 4 से 64 मल्टीप्लाई होएगा 256, माइनस करेंगे, थोड़ा मैं कैलकुलेशन मेरी ठीक है, आपको भी अगर थोड़ी फास्ट प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी हो जाएगी। तो 256 उसमें से जब हम माइनस करेंगे 17 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 246 माइनस 7 239। सो इसका आपका आंसर आ जाएगा 239 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे भी सिग्मा था, सिग्मा पाई r टू द पावर 4। ये आपकी फाइनल वैल्यू, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया। कैलकुलेशन मैंने मुँह ज़बानी थोड़ी फास्ट की, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, उसमें टाइम यहाँ नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम रोटेशन के सवाल भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डिस्क की बजाय इस बार अब स्फेयर मानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉब्लम। नाउ अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉब्लम को कवर करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे मानते हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है आपका। ठीक है, सो हम इलेक्ट्रो के सवाल सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये आपका गोला है
जिसको आप कह रहे हैं कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग आपका मटेरियल है। तो इसका रेडियस अगेन फिर सेम डेटा ले लेते हैं जिससे आपको डेटा से परेशानी ना हो। मान लीजिए 4r का ये आपका गोला है, सॉलिड स्फेयर है इस बार, और इस 4r के सॉलिड स्फेयर में आपका रो कूलम पर मीटर क्यूब इस चार्ज की डेंसिटी आपको दी हुई है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे आपकी हमने एक कैविटी बनाई। कैविटी ऐसे बनाई कि ये आपका r, इसका रेडियस आपने फिर लिया r और ये आपका r, ऐसे करके हमने कैविटी बनाई। और कैविटी का मतलब ये है कि ये आपकी कैविटी हमने कट एंड थ्रोन, इसको हमने काट के फेंक दिया। अब हमें यहाँ पे दो काम कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे बताना है कि लेटस से यहाँ से सेंटर से मान लीजिए 8r की दूरी पे आपका एक कोई पॉइंट है, 8r की दूरी पे मान लीजिए P1 पॉइंट है। उस जगह पे हमें बताना है कि ये आपकी जो चार्ज डेंसिटी यहाँ पे है कि आपका चार्ज पूरे में ऐसे ऐसे चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। दूसरा एक पॉइंट मान लेते हैं लेटस से यहाँ पे ये आपका 2r की दूरी पे कहीं डेटा लेना था, मैंने ये डेटा ले लिया। सो लेट्स से इस जगह पे P2 आपका पॉइंट है ना, ये आपका इनसाइड पॉइंट हो जाएगा P2, ये आपका दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट होगा। हमें बताना है कि इन दोनों की वजह से दोनों सिनेरियो दोनों पॉइंट पे आपका P1 और P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ना। दो अलग अलग सवाल हैं, तो पहले हम P1 जो आपकी आउटसाइड लोकेशन है उसके लिए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम P2 जो आपकी इनसाइड लोकेशन है दोबारा ड्रॉ करके उसके लिए यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सो आइडिया बड़ा सिंपल है। कैविटी प्रॉब्लम अगर आपको करनी आ गई तो सिर्फ आपको चैप्टर के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो अगर पता है तो फटाफट ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करना चालू करते हैं। सो लेट्स से हम पहले P1 जो पॉइंट है, ठीक है, उस पर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करना है ना। इसको अगेन फिर वही कैविटी वाला हम स्नैरियो ऐसा मानेंगे कि मान लीजिए आपका स्नैरियो ये है कि ये आपका पहले एक गोला जो कि आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसमें पूरे में चार्ज है। ठीक है, तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पे इसमें पूरे में चार्ज है, इसमें कोई कैविटी कुविटी का कोई चक्कर नहीं है। प्लस हम यहाँ पे करेंगे आपका वही स्नैरियो कि यहाँ पे आपकी माइनस रो जो है आपकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी उसका नेगेटिव टाइम्स यहाँ पे आपका नेगेटिव 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 चार्ज रखा हुआ है। तो नाउ इस केस में आपको पहले वाले केस में इसका Q1 चार्ज टोटल निकालना पड़ेगा, इस वाले को Q2 इसका चार्ज निकालना पड़ेगा, और ये आपकी लोकेशन P1 पॉइंट है उस पर इन दोनों की वजह से आपका जो P1 पॉइंट है उन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी आएगी उसको हम ऐड कर देंगे। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और आपका ये जो थ्योरेटिकल रिजल्ट है एग्जैक्ट सेम आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं। तो इस सिनेरियो में अगर देखोगे तो P1 जो पॉइंट है इससे तो आपकी दूरी है जो थोड़ा सा डेटा है जिसमें कई बार स्टूडेंट गड़बड़ कर जाते हैं। ठीक है, वो उसकी दूरी आएगी आपकी डिस्टेंस आएगा 8r। यहाँ से अगर देखोगे तो ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा इस बार 10r। आई होप ये बात आपको समझ में आए, बिकॉज यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ये r और इसके सेंटर से देखोगे तो ये डिस्टेंस r। अब इन दोनों की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर अगर फटाफट रिवाइज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम लिखते हैं KQ/r²। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इस पहले गोले की वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा Q1 और Q2 की वैल्यू कैलकुलेट करना। अगले वाले सवाल में थोड़ा सा चैलेंज आएगा, और चैलेंज एज इन एक एडिशनल फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है कि सेंटर पे अगर आपका इनसाइड कोई पॉइंट है उस इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक अलग फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला आपको अगर ध्यान होगा तो फटाफट ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पहले इस P1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर चार्ज देखोगे इसकी वजह से एक काम करते हैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर हम लिखेंगे E1 जो आएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो आएगी आपकी K को आप लिख सकते हैं 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय Q1। नाउ इसका टोटल चार्ज लिखना है, इसका टोटल चार्ज आएगा आपकी इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय इट्स वॉल्यूम। डेंसिटी आपकी हो गई रो मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम 4/3πr³। नाउ इसका रेडियस जो है उसकी वैल्यू है अपनी 4r। ठीक है, तो ये आपका 4r का क्यूब हो जाएगा। इसमें बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना। डिवाइडेड बाय, अब इसको हम डिवाइड करें r² से, r है आपका डिस्टेंस इसके सेंटर से आपके उस पॉइंट का, और उसकी वैल्यू हो गई 8r। तो डिवाइडेड बाय 8r का स्क्वायर। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे E1, इसमें ऐसे देखना कि आपका 4π तो 4π से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये रो बचेगा 3ε बचेगा। तो आगे आपका रो डिवाइडेड बाय 3ε। तो 4 का क्यूब जो है 4 का क्यूब होएगा आपका 4 × 4 × 4 यानी कि 64। नीचे आपका 8 का स्क्वायर जो भी 64 होता है। तो बाई चांस यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, सॉरी कैंसिल हो गया।
ये ऊपर बचा आर क्यूब और नीचे आपका इसकी वैल्यू आ गई आर स्क्वायर, तो ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी आर। ये आपकी इक्वेशन 1, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बड़े वाले गोले की वजह से। ना अब अगर हम कैलकुलेट करें इस वाले गोले की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो उसको हम लिखेंगे E2 विल बी इक्वल टू के, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय इसका चार्ज। ना इसका चार्ज आप लिखोगे माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस आर लिया था हमने, तो आपका चार्ज हो गया डिवाइडेड बाय यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है जो कि 10r है उसका स्क्वायर, ये आ गया आपका 10r का स्क्वायर। तो अब जब कैलकुलेट करेंगे E2 इसकी वैल्यू अगेन यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा रो 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन के साथ माइनस रो डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय ये बचेगा आपका आर क्यूब, नीचे आपका 100r स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका r डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आई, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड A1 और A2 दोनों की वजह से। ना अब यहाँ पे ई नेट जब हम निकालेंगे तो आपका ई नेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2। इन दोनों को जब आप ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आई रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट प्लस ये माइनस साइन के साथ आएगा माइनस रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। मैं जानबूझ के इसको 300 नहीं लिखा है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन ले लेंगे फाइनल आंसर आता दिख गया होगा आपको। रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस 1/100। 1 माइनस 1/100 का मतलब है कि 100 एलसीएम आपका 100 आएगा, 100 माइनस 1 यानी कि 99, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 99 रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये आपका 99 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक मिनट 99/300 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगेन यहाँ पे 3 और कैंसिल कर सकते हैं, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा 33 रो आर बाय 100 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, सो दिस हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई, मुश्किल काम नहीं है। अब एक काम करते हैं, जो इनसाइड पॉइंट है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला जो हमें ध्यान रखना है कि अब ये जो आपका स्फेयर है इसके लिए तो आउटसाइड पॉइंट होएगा, बट उसके लिए जो इनसाइड पॉइंट है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो मैं डायग्राम दोबारा ड्रॉ करता हूँ एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। अब इसी को एक काम करते हैं, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपका जो सिनेरियो है वो सिनेरियो ये है कि आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, या आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है। आपने यहाँ पे कैविटी काटी, इसका रेडियस आपका 4r है, यहाँ पे r r r और r, ये आपका सिनेरियो, ये कैविटी काट के कट और थ्रोन कर दिया हमने। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे जिसकी सेंटर से दूरी है आपकी, आपका P2 पॉइंट है, उसकी दूरी है आपकी 2r। इस जगह पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। नाउ इस वाले गोले के लिए तो आउटसाइड पॉइंट है, बट इस वाले गोले के लिए जिसपे आपकी सरफेस चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब है, उसके लिए वो इनसाइड पॉइंट है। तो अब जो हमें फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पता होना चाहिए उसके लिए हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट विल बी इक्वल टू रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। r आपका वो अंदर वाला डिस्टेंस है सेंटर से, और उसकी वैल्यू यहाँ पे 2r आ जाएगी, एज सिंपल एज दैट। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ अब इसको अगर हम यहाँ पे डेटा अपना रखें और इसको कैलकुलेट करें, तो अब ये सिनेरियो है, अगेन वापस एक बार फिर ड्रॉ करते हैं आपके लिए, मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। तो आप यहाँ कहेंगे कि मान लीजिए ये आपका पूरा चार्ज भरा हुआ है और आपको इस जगह पे जो कि आपका डिस्टेंस है 2r, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 1 नाम दे रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू बतानी है। प्लस आपको करना है इस बार, ये आपका कैविटी है जहाँ पे आपने इस बार माइनस रो का सरफेस चार्ज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज मानना है, और वहाँ से अब सेंटर से दूरी देखेंगे तो यहाँ से सेंटर से ये आपका 2r है, यहाँ से डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4r। तो 4r की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, उसकी वैल्यू लेट से E2 है, और फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को ऐड करके आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, रिपीटेशन लगने लगा होगा आपको। तो इस सिनेरियो अपने को करना है। तो नाउ E1 की वैल्यू अगर हम निकालें तो E1 जो है दैट विल बी इक्वल टू रो छोटा r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका हो जाएगा रो जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी है, छोटे r की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमें बताना है इस वाले की वजह से, तो उसकी वैल्यू अब आप यहाँ E2 जो उसको आप लिखोगे k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ k की वैल्यू आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय q। नाउ q आपका इसका चार्ज आएगा, इसका चार्ज होएगा इसकी चार्ज डेंसिटी विच इज माइनस सिग्मा,
मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम, ये आ जाएगा आपका माइनस रो मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम विच विल बी इक्वल टू 4π/3 मल्टीप्लाइड बाय r क्यूब। नाउ डिवाइडेड बाय आपका यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस हो गया 4r, तो यहाँ पे हम कर देंगे r स्क्वायर की जगह यहाँ लिख देंगे 4r का स्क्वायर। ना इसको जब हम केयरफुली कैलकुलेट करेंगे, इसमें कई बार लोग ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर जाते हैं, मत करना, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। 4π से 4π आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस सिग्मा रहेगा, यहाँ पे r स्क्वायर है, वहाँ पे r क्यूब है, तो वहाँ पे आपकी r की वैल्यू बचेगी। तो आपका जो रिजल्ट बचा वो आएगा माइनस आपका रो मल्टीप्लाइड बाय r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, आपका ये 3 ये वाला बचा, एप्सिलॉन नॉट ये है, और यहाँ पे बचेगा 1/4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी ई नेट है दैट विल बी इक्वल टू आपका E1 प्लस E2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ये आ जाएगा आपका रो r डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 एप्सिलॉन। जानबूझ के मैंने 3 को मल्टीप्लाई नहीं किया बिकॉज अभी हम इसको कॉमन लेने वाले हैं, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है इससे। तो आपका रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, ये आपका बचा 2 माइनस 1/16। नाउ इसको अगर आप करेंगे तो 16 का यहाँ पे बनेगा आपका 16 ये बनेगा आपका 2 यानी कि 32 माइनस 1 31, और डिवाइडेड बाय एलसीएम आपका 16 था मल्टीप्लाइड बाय 3 48। सो आई होप ये कैलकुलेशन आपके लिए फास्ट नहीं हुई। सो ये आपका आ जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 48 रो r बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, ठीक है। सो दिस हाउ वी कैन सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए। नाउ ग्रेविटेशन वाला सेक्शन में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जो हमने कैलकुलेशन की है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कैलकुलेट किया ऐसे ग्रेविटेशन के अगर फॉर्मूले याद है एग्जैक्ट वो का वही रिपीट टेलीकास्ट वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे एमईसी के चैप्टर में, जहाँ पे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में वायर्स में कैविटी काट के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ अब इसी को जब एमईसी का हम सवाल सॉल्व करते हैं तो एमईसी के सवाल में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपकी इनफाइनाइट सॉलिड इनफाइनाइट वायर है, तो सिनेरियो ये है कि ये आपकी सॉलिड इनफाइनाइट वायर, और इस वायर में ऐसे मान लीजिए आपका करंट जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कोई भी एक डायरेक्शन ले सकते हैं। सो अगर आप टॉप व्यू देख रहे हैं तो टॉप व्यू से आपको ये टॉप व्यू देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिखेगा कि करंट जो है वो ऐसे आ रहा है, और लेट्स से इसकी करंट की जो डेंसिटी है उसको हम यहाँ लिखते हैं जे। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर में पढ़ा होगा, पर पढ़ा हमने वहाँ था, यूज़ हम इसको यहाँ करते हैं। तो ये हो जाएगा जे आपकी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपकी करंट डेंसिटी आ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अगेन वही सेम डेटा ले लेते हैं जिससे आपको डेटा में अलग अलग चीज़ों से ना डील करना पड़े, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, डेटा में परेशान नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए इसका रेडियस 4r है, ठीक है, और हमने कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ली है, यूजुअली कॉर्नर में रखा वो थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे अगेन फिर आपने ऐसे कैविटी कट की है कि ये r और ये r और ये r, ये आपका रेडियस है इसका r, और आपने यहाँ पे ऐसे कैविटी कट कर दी है। नाउ अगेन फिर वो सिनेरियो है कि कैविटी कट करेंगे, यहाँ पे आपकी प्लस जे एम्पियर पर, आपने ऊपर की डायरेक्शन में प्लस का है तो ऐसे आपका करंट जा रहा था। अब हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे पहला सिनेरियो होगा कि पूरे में करंट है, और उसके बाद हम कहेंगे कि इस एरिया में माइनस करंट है। उन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ एक जो फॉर्मूला आपको दो फॉर्मूले जो मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर से आपको पता होने चाहिए, सॉल्व हम कैविटी प्रॉब्लम कर रहे हैं बट मैग्नेटिक फील्ड में थ्योरी में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि अगर आप बी आउटसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपकी इनफाइनाइट वायर है, उसमें अगर आप आउटसाइड फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी μ0I डिवाइडेड बाय 2πr, ये आपकी इसकी वैल्यू हो जाती है। नाउ यही अगर आप इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं इनसाइड, उसकी वैल्यू हो जाती है μ0JR/2, तो ये हो जाएगी आपकी μ0J छोटा r डिवाइडेड बाय 2। ये आपकी दो फॉर्मूले जो आपको ध्यान होने चाहिए, थ्योरी में आई एम श्योर ये डिराइव कर रखे होंगे आपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो वही है कि हमें कोई भी 2 पॉइंट ले लेते हैं, दोनों पॉइंट पे एक आउटसाइड ले लेते हैं, एक इनसाइड ले लेते हैं, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सो सेम डेटा ले लेते हैं कि मान लो ये आपका P1 पॉइंट है जिसकी दूरी यहाँ पे आपकी लेट्स से 8r है सेंटर से, ठीक है। दूसरा पॉइंट P2 ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस यहाँ से आपका 2r है, P2 पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ पे हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे P1 पे और P2 पे क्या होगी। तो दो प्रॉब्लम हो जाएंगी, पहले P1 आउटसाइड निकालते हैं फिर इनसाइड निकालेंगे। आउटसाइड में तो दोनों बार ये फॉर्मूला लगेगा, इनसाइड आपका एक बार जब इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो इसके लिए आउटसाइड है, इस वाले गोले के लिए, इस वाले आपके जो वायर है उसके लिए इनसाइड पॉइंट होगा तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
सेटल हो जा, ठीक है। तो सिनेरियो ये है अपना कि आपकी ये वायर 4r का इसका रेडियस, और 4r के रेडियस पे हमने क्या किया, यहाँ पे कैविटी काटी, ये आपका r, ये आपका r, और ये r रेडियस की आपने यहाँ पे कैविटी कट की है, और यहाँ पे आपका कोई एक P पॉइंट है, P1 नाम दिया था हमने उसको, 8r की दूरी पे। इस पे हमें बताना है कि यहाँ पे दोनों की वजह से जो आपका ये कैविटी है उसकी वजह से, और ये जो आपका यहाँ पे डॉट 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 बना लेते हैं, ये जो आपका करंट है जिसकी डेंसिटी J एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है, उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी। नाउ सिंपल, पहले B1 निकालेंगे बड़े वाले की वजह से, फिर अब मैं दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मानोगे पूरा करंट है, फिर यहाँ मानोगे नेगेटिव करंट है, उनकी वजह से, दोनों की वजह से हमें वैल्यू बतानी है। ना फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे μ0I डिवाइड बाय 2πr, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ होने वाला है। तो आपका B1 जो आएगा, B1 हम बड़े वाले गोले की वजह से लिख रहे हैं, उसको आप लिखेंगे विल बी इक्वल टू μ0I। ना I जो आएगा वो आएगा आपका इस टोटल की वजह से करंट, ये आपकी J करंट डेंसिटी अपने को दे रखी है, तो इसको आप लिखोगे J मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया आ जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाइड बाय 4r का स्क्वायर, ये आपकी μ0I की वैल्यू हो गई, डिवाइडेड बाय 2πr। तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 2πr, r आपका डिस्टेंस है यहाँ पे 8r, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 8r। बस सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। पाई मुझे यहाँ से कटता दिख रहा है, 8 2 जा 16 होएगा, 4 का स्क्वायर 16 होएगा, वो भी कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी इसकी वैल्यू हो गई μ0J, 16 कैंसिल हो गया था r। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी B1 की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे B2। B2 आएगा आपका इस वाले की वजह से, तो इस वाले से अब नोटिस करना यहाँ से ये डिस्टेंस और ऐड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस जो है आपका इस बार 10r हो गया है, ठीक है। तो 10r के पॉइंट पे हमें इसकी वजह से वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आप B2 लिखेंगे, B2 विल बी इक्वल टू μ0 मल्टीप्लाइड बाय, ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं I, तो I जो आएगा इसकी डेंसिटी यानी कि J मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, ठीक है। अच्छा, J नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना, मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया, क्योंकि इसका रेडियस हमने r लिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2π छोटा r, तो यानी कि ये 2π मल्टीप्लाइड बाय 10r। इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे, पाई कैंसिल हो रहा है, एक r कैंसिल हो रहा है, नीचे बचेगा 20, तो ये हो गया माइनस μ0J J ऊपर बचा आपका r डिवाइडेड बाय पाई कैंसिल हो गया 20, आपकी इसकी वैल्यू हो गई। ना नेट आपको अगर निकालना है तो बी नेट जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो अगेन यहाँ पे μ0JR कॉमन लेके थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं, ये बतेगा 1 माइनस 1/20, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 19/20 μ0JR, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई, ये आपकी बी नेट की वैल्यू हो जाएगी। ना इसी सिनेरियो में कैलकुलेट कर लेते हैं इनसाइड इसी स्क्रीन पे। तो अब हम करने वाले हैं इसी स्क्रीन पे इनसाइड की वैल्यू कैलकुलेट। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं 50 का देता हूँ, हाँ, ये हमने इसको यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल है ठीक है, इतने में हो जाएगा कैलकुलेट। ऑलराइट, फेयर इनफ। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। अगेन यहाँ पे इनसाइड पॉइंट की वही सेम कहानी कि आप इसको मानेंगे पूरे गोले में है, फिर आप मानेंगे अंदर वाले गोले के लिए वो पॉइंट देखेंगे। तो इसको अच्छा, इसे कन्फ्यूजन ना हो, इसको नाम B3 और B4 दे देते हैं। B3 होएगा, अब इस वाले के लिए इनसाइड पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो इस वाले के लिए जो पूरा गोला है ये तो बना ही लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम निकालना चाह रहे हैं 2r के डिस्टेंस पे। तो इस वाले के लिए डॉट 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 जो है उसके लिए हम इनसाइड पॉइंट पे देखेंगे। फॉर्मूला आपका यूज होगा μ0JR/2। तो यहाँ पे आप लिखोगे हाफ μ0J, R जो है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 2r मल्टीप्लाइड बाय 2r, तो इसकी वैल्यू होगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा μ0JR। ये इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहे थे। ना बाई चांस इसकी वैल्यू बराबर आ गई है, इसको ऐसा रट मत लेना कि इसकी वैल्यू हमेशा μ0JR आती है। बाई चांस जो हमने डेटा लिया वैसी वैल्यू आ गई, मैं 3r पूछता तो इसकी वैल्यू ये नहीं आती, इट वुड हैव बीन डिफरेंट, ठीक है। तो ये आपकी B3 की वैल्यू हो गई। ना अब कैलकुलेट करते हैं B4। B4 है आपका इस वाले के लिए जहाँ पे आपने माइनस रो माना हुआ है, उसकी वजह से क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ना यहाँ नोटिस करना, ये आपका डिस्टेंस r है, ये आपका डिस्टेंस r है, तो इनके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी आपकी
4r हो गई। फॉर्मूला हम यहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2πr यूज़ करेंगे और छोटे r में हम वैल्यू रखेंगे 4r की। तो ये वैल्यू है आपकी B4 विल बी इक्वल टू, ये आ जाए आपका म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई। ना आई यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। डेंसिटी इसकी होगी -j मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो गया इसका πr² मल्टीप्लाई उसको ये हो गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय, अब हम करें 2πr, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय r यानी कि 4r। ना इसको जब कैलकुलेट करोगे तो एक तो r यहाँ कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, ये बचा 1/8। तो ये आपका आया 1/8 माइनस साइन के साथ म्यू नॉट JR। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन नंबर 4। अब जो बी नेट निकालेंगे यहाँ पे, तो आपकी बी नेट है और उसकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट JR। ये म्यू नॉट JR में से 1/8 म्यू नॉट JR कैंसिल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 7/8 म्यू नॉट JR। ठीक है, तो आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अगर आपकी कैविटी प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट में एक बार फिर यहाँ पे फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है, बैलेंस ही होएगा आपका हमेशा, जो भी इसका सेंटर ऑफ मास है उस पर बैलेंस होएगा। अगर आपने यहाँ कैविटी काटी है तो हम यहाँ पे पहले मानेंगे पूरा मास, और जहाँ कैविटी है वहाँ मानेंगे हम नेगेटिव मास, और हम पहले पूरे की वजह से और उसके बाद नेगेटिव मास की वजह से कैलकुलेट करके सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सिमिलरली अगर आप रोटेशन देख रहे हैं तो इसका जो भी ये आपका एक्सिस है, ये जो भी एक्सिस है, चाहे सॉलिड है आपका, डिस्क है, सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, एग्जैक्ट सेम चीज़ आपने यहाँ पे करनी है। ठीक है, उसके लिए पहले अगर मान लो इस डिस्क पे हमने कैलकुलेट किया था तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने ऐसे निकाला, और फिर जो कैविटी है उसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकाल के इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, ऐड कर दोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले आने चाहिए। उसके बाद आपका वही काम है कि आप वहाँ पे ग्रेविटेशन का चैप्टर है तो पॉजिटिव मास और नेगेटिव मास मानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मानेंगे। सिमिलरली अगर आपका MEC का चैप्टर है, वायर में करंट जा रहा है, कैविटी काट दी, तो वहाँ पे आप मानेंगे पहले पॉजिटिव चार्ज है या जो भी चार्ज की वैल्यू दे रखी है, फिर उसके बाद करंट मानेंगे, और वहाँ पे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के ऐड कर देंगे, चाहे वो आउटसाइड पॉइंट हो चाहे इनसाइड पॉइंट हो। लंबे नहीं होते हैं सवाल, ठीक है, नोटिस करना। MEC का ये टफ माना जाता है सवाल, पर आराम से करोगे इसको तसल्ली रख के तो बड़े प्यार से हो जाएगा। और LCM में भगवान के लिए यहाँ पे LCM लेते हुए गलती मत करना, लगेगा कि 5वीं 8वीं में वापस हो जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व कैविटी प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।